मालिक। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र पाल हाल ही में हिंदू देवी देवताओं का जब उन्होंने अपमान किया तो उसको लेकर सियासत काफी गर्म हो गई थी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुई तो अब गौतम ने इस्तीफा दे दिया। पर सवाल ये कि राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे से क्या विवादों के पिंड से वो छूट जाएंगे, ये बड़ा सवाल। दिल्ली की सियासत में खलबली मचाने वाले और हिंदू विरोधी शपथ दिलाने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अब दिया इस्तीफा। राजेंद्र पाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और दूसरी ओर मान्यवर काशीराम साहिब की पुण्यतिथि भी। ऐसे संयोग में आज मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ। अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों और अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। इस्तीफा इसलिए दिया कि रोज रोज एक तरफ तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई बोल नहीं रहा, ऊपर से इस आयोजन जिसमें कोई मेरी पार्टी को कुछ नहीं पता, मेरा पार्टी का लेना देना नहीं, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं, उनको अननेसेसरी बीजेपी उनके ऊपर ये डाल रही है जबकि कोई गलत काम हुआ नहीं है। राजेंद्र पाल हाल ही में देवी देवताओं पर दिए गए बयान के बाद चर्चा में आए, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के। बता दें, राजेंद्र पाल गौतम धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दिए, जिसके बाद खूब हो हल्ला हुआ। बीजेपी ने इस पर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हिंदू विरोधी बताया। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है और ना ही उनकी पूजा करूंगा। राजेंद्र पाल गौतम के शपथ ग्रहण का वीडियो सामने आने के बाद गुजरात में भी हंगामा देखने को मिला। गुजरात में केजरीवाल के दौरे से पहले कई पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाया गया और केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया गया। लेकिन खबर ये थी कि राजेंद्र पाल की इस हरकत से अरविंद केजरीवाल काफी नाराज थे। वहीं अब राजेंद्र पाल के इस्तीफे के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने लिखा, दिमाग और प्लान अरविंद केजरीवाल का, जुबान राजेंद्र गौतम की। अब प्लान फेल होने पर अगर मोहरे ने इस्तीफा दिया है तो मास्टरमाइंड केजरीवाल को भी देना होगा। बीजेपी ने पहले ही केजरीवाल को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करने का दावा करने वाले केजरीवाल 24 घंटे के भीतर गौतम को बर्खास्त करें। बहरहाल इस सियासी उठापटक के बाद राजेंद्र पाल ने मंत्री पद को त्याग दिया है, लेकिन लगता है दिल्ली की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का सच आज एक बार फिर सामने आ गया और इस सच को बेपर्दा किया है पीटर फ्रेडरिक ने। फ्रेडरिक ने ट्वीट कर आरएसएस के खिलाफ लड़ाई के अंत का ऐलान किया। आरोप है कि पीटर फ्रेडरिक ने भारत में अशांति फैलाने और संघ को बदनाम करने की साजिशें रची। पीटर पर किसान आंदोलन में भी हिंसा फैलाने का आरोप है, लेकिन अब वही पीटर कह रहा है, मैं हार गया। क्यों और कैसे, इसी पर रिपोर्ट।
पीटर फेडरिक नाम के एक शख्स के ट्वीट ने एक बार फिर आईएसआई के K2 ऑपरेशन की याद ताज़ा कर दी है। पीटर फेडरिक ने ट्वीट किया, ये खेद और दुख के साथ है कि मैं आरएसएस और उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के खिलाफ अपनी लड़ाई के अंत की घोषणा करता हूँ। मैंने कई साल मैदान में बिताए हैं, फिर भी प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्यादा मजबूत और अजेय साबित हुआ है। मैं विनम्रता से हार मानता हूँ। अन्य जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं अंत कर रहा हूँ। इस ट्वीट के जरिए फेडरिक ने आरएसएस से जारी लड़ाई के अंत की घोषणा की है। पीटर फेडरिक ने ऐलान किया कि वो अपनी हार कबूल करता है और अब वो ये लड़ाई जारी नहीं रखेगा। बाकी लोगों को अगर ये लड़ाई जारी रखनी है तो वो रख सकते हैं। लेकिन आप पहले पीटर फेडरिक को लेकर कुछ भी अपने विचार बनाएं, उससे पहले पीटर फेडरिक के बैकग्राउंड को समझना बेहद जरूरी है। समझना जरूरी है कि आखिर हमेशा भारत विरोधी और खालिस्तान एजेंट पीटर अचानक आरएसएस के सामने अपने घुटने क्यों टेक दिए। पूरा मामला समझने के लिए आपको 1 बरस पहले लौटना होगा। भारत के खिलाफ टूलकिट वाली साजिश में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम सामने आया और इसी टूलकिट की साजिश में एक और नाम सामने आया, वो था पीटर फेडरिक का। ये मलेशिया में रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चलाता है। पीटर फेडरिक का बैकग्राउंड ये भी है कि ये उन खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ा है जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिलता है, या यूं कहें उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग की जाती है, और जिसके जरिए आईएसआई K2 डेस्क यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क से एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। इन्हीं में से एक नाम भजन सिंह भिंडर का है, जो पीटर फेडरिक का साथी है और जिसकी तलाश पीटर फेडरिक के साथ 2006 से भारत को है। पीटर फेडरिक का नाम किसान आंदोलन में भारत विरोधी टूलकिट में कैसे और क्यों आया, इसे भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। टूलकिट डॉक्यूमेंट को जिन ताकतों ने तैयार किया, उन्होंने इसे बहुत सोच समझकर बनाया। इसमें विस्तार से तय किया गया आंदोलन में कब कब क्या क्या करना है, कौन से हैशटैग से कब क्या ट्रेंड करवाना है, किसे टैग करना है, किसे फॉलो करना है। टूलकिट में रिसोर्सेज पर्सन के तौर पर जिन जिन लोगों को फॉलो करना था, उसमें मीडिया और एनजीओ से जुड़े लोगों का नाम शामिल है। उन्हीं नामों में से एक नाम पीटर फेडरिक का भी था। ये तो साफ है कि टूलकिट खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर बनी। इसमें कई लोगों के नाम भी सामने आए। इन्हीं नामों में से एक नाम पीटर फेडरिक का भी था, जिसका कनेक्शन आईएसआई के पाले खालिस्तानियों से है। और इन्हीं नामों में दिशा, निकिता, शांतनु नाम के किरदार भी सामने आए थे। पीटर फेडरिक उस जूम मीटिंग में शामिल था जो मीटिंग खालिस्तानी संगठन ने की थी। इसी मीटिंग में किसान आंदोलन को टारगेट कर भारत विरोधी बड़े प्रोपेगेंडा को तैयार किया गया। इस जूम मीटिंग में थालीवाल, पीटर फेडरिक के साथ 60 से 70 लोग शामिल थे। अब वापस आते हैं वर्तमान पर। आखिर पीटर फेडरिक ने आरएसएस से अपनी हार क्यों मान ली, तो ये भी समझिए, ये पीटर फेडरिक की भारत विरोधी चाल है, जिसका मकसद लोगों को झांसे में फंसाना है। पीटर खुद को ये दिखाना चाह रहा है कि वो अब खालिस्तानी संगठनों से नहीं जुड़ा है, उसका हाथ अब भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं है। लेकिन आईएसआई K2 मिशन की समझी साजिश सामने आई है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ आतंक के प्रोपेगेंडा को तैयार करना है। पीटर फेडरिक खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहता है। इसके साथ वो खुद को दक्षिण एशियाई मामलों के विश्लेषक के तौर पर बताता है, लेकिन दुनिया उसके मंसूबों से वाकिफ है। पीटर का एक ही मकसद है, भारत में अशांति फैलाना। खालिस्तानी संचालक भजन सिंह भिंडर, जिसे इकबाल चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, उसने पीटर फेडरिक से मुलाकात कर खालिस्तान को तैयार किया। पीटर ने खालिस्तान की स्थापना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। पीटर फेडरिक ने पीटर सिंह के नाम से कई यूट्यूब चैनल्स भी बनाए, जिसमें वो खालिस्तानियों के समर्थकों की बात करता है। आपको आईएसआईएस हक्कानी आतंकवादियों द्वारा काबुल में हुए गुरुद्वारे पर हमले याद होंगे। इस आतंकी हमले में 25 लोग मारे गए, साथ ही कई लोग घायल भी हुए। लेकिन पीटर एंड खालिस्तानी संगठनों ने इसका दोष भारत पर मढ़ने की कोशिश की। खालिस्तानी संगठनों से भारत को दोष देने के लिए काइट फाइट्स द प्रॉक्सी वॉर्स बिहाइंड द काबुल गुरुद्वारा नरसंहार पुस्तक लिखी, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये हमला भारत ने किया। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पीटर फेडरिक ने दोबारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की।
पीटर लगातार भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचता रहा। पीटर प्रदर्शनकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठकें कर आंदोलन को दोबारा जीवित करने की जुगत में लगा रहा। लेकिन अब पीटर फ्रेडरिक एक बार फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए आरएसएस से अपनी हार को कबूल कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को बरगलाना है और उन्हें झांसे में लेना है। पीटर के मंसूबे हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं। वो लगातार भारत में हिंसा फैलाने में जुटा रहा, लेकिन वो समझ ले कि उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मोदी आज से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर विलेज घोषित किया। वहीं पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा में विकास कार्यों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मोढेरा, मेहसाणा और पूरे उत्तर गुजरात में विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिजली, पानी से लेकर सड़क और रेल तक, डेयरी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। मोढेरा, जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे, आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। भविष्य में जब भी सोलर पावर को लेकर के बात होगी, जारे पण दुनिया में सौर ऊर्जानी बात है, એટલે મોઢેરા। और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत अब राज्य में अपने जादू से रोजगार और विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 11 लाख करोड़ के MOU पर दस्तखत किए गए। पहले जमाने में बहुत बदनामी होती थी राजस्थान की, कि जाते हैं तो कोई परवाह करता ही नहीं है। वो स्थिति अब नहीं रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता है। हालात चाहे जो भी हों, मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बात चाहे शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, गरीबों के लिए कोई योजना हो या फिर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो, अशोक गहलोत वक्त वक्त पर ऐसी योजनाएं लाते रहते हैं जो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होती। इसी तरह अब प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने और राजस्थान को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो इन्वेस्टमेंट हीरो हैं। दरअसल JECC में आयोजित समिट में करीब 11 लाख करोड़ के निवेश के MOU और LOI साइन किए गए। इसके जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कमिटेड और डिलीवर्ड थीम पर समिट का आयोजन किया गया है। राज्य में MSME अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में 3 वर्ष की छूट दी गई। इसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। हर क्षेत्र में लोग आ रहे हैं इन्वेस्टर, और आने वाले वक्त में रोजगार बढ़ेंगे राजस्थान में, मेरा मानना है। बड़ा आयोजन, क्योंकि सरकार करीब 3.25 लाख रुपए, 3 लाख और 55,000 के लगभग नौकरी दे रही है। तो सरकार की एक सीमा होती है, ये भी रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में। 3,55,000 नौकरी देने का भी रिकॉर्ड होगा राजस्थान के अंदर। CM अशोक गहलोत ने MSME सेक्टर की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि जब MSME सेक्टर तरक्की करेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। आज देश की GDP में MSME का 30% योगदान है। राजस्थान में लगभग 6 लाख से ज्यादा MSME उद्योग स्थापित है। इन तमाम हालातों में मैं समझता हूँ इन्वेस्टर आना चाहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं आज भी तारीख में, दूसरे दिन भी आज अधिकांश लोग बैठे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि फिर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री गहलोत का ही ये कमाल है कि इतने बड़े उद्योगपति प्रदेश में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में
देश और विदेश के जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की। सबसे बड़ी बात ये रही कि ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था जिसने गहलोत सरकार की नीतियों और सरकार के त्वरित एक्शन की तारीफ नहीं की। समिट में गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से ही राज्य का विषम भूगोल इसकी ताकत बनकर उभरा है। अडानी ग्रुप ने राज्य में विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट में भारी निवेश की बात कही है। गौतम अडानी ने अडानी फाउंडेशन की ओर से 2 जिलों में सिविल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही। वहीं टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि राजस्थान में टोरेंट ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश करने और संबंधित उत्पादों को तैयार करने में बढ़ चढ़कर काम करेगा। समिट में शिरकत कर रहे डीएसएम श्रीराम के चेयरमैन अजय एस श्रीराम ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण निवेश के लिए शानदार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अनीश शाह ने कहा कि कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर अभय कमांड सेंटर जैसे नवाचारों में योगदान किया है। वहीं टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा ने कहा कि भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन और असेंबली का कार्य राजस्थान में ही किया जाएगा। बिरला ग्रुप के सीके बिरला ने घोषणा करते हुए कहा, जल्द बड़े सीमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। अडानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अडानी फाउंडेशन अडानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंस एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम करेंगे। पहली बार ही ये रिकॉर्ड बना है कि समिट से पहले ही करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई साइन किए गए। गहलोत सरकार ने समिट से पहले कई निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देकर समिट की सफलता की कहानी लिख दी थी। किन निवेशों पर सरकार ने पहले ही मंजूरी दी? अगर नजर डालें तो रिलायंस, रिन्यू पावर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यू पावर ग्रीन हाइड्रोजन, लेंसकार सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड, सेंट गोबेन ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रुप, असाही ग्लास, RSWM लिमिटेड, सुदीवा स्पिनर्स, बोरोसिल लिमिटेड, विप्रो हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-पैक ड्यूरेबल प्राइवेट लिमिटेड, आनंद श्री ट्रस्ट, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन्वेस्ट समिट में राजस्थान इन्वेस्टमेंट स्कीम 2022 को भी लॉन्च किया। इसके जरिए राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति जाति के उत्थान में योगदान देने वाले और क्षेत्र के विकास के बेहतर काम करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही कई तरह की सब्सिडी और IGST पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन्वेस्ट समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि राजस्थान आज सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद राज्य की GDP में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हमने कोरोना के बाद में जो स्टेप उठाए हैं उससे इन्वेस्टर बहुत प्रभावित है। हमने कोरोना काल के अंदर भी उनको सुविधाएं दी जिससे कि वो अपना उद्योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकें, क्योंकि कोरोना काल में तो कर्फ्यू भी लगा हुआ था, सब कुछ था। कोरोना के बाद में एमनेस्टी स्कीम लाए हम लोग, इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो, पेनल्टी फ्री करने की बात हो, बल्कि कई जगह प्रिंसिपल अमाउंट तक फ्री किया गया।
ये तमाम तरह की जो स्कीमें लाए गए एमनेस्टी के अंदर उसका भी इम्पैक्ट रहा। राजस्थान इन्वेस्ट समिट में किसी सेक्टर में कितना निवेश हुआ, आइए इस पर नजर डालते हैं। एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी 8 लाख करोड़ रुपए, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल 52,000 करोड़, सीमेंट इंडस्ट्री 34,000 करोड़, मेडिकल एंड हेल्थ 27,000 करोड़ रुपए, माइंस एंड मिनरल्स 25,000 करोड़, टेक्सटाइल 7,000 करोड़, पेट्रोलियम एंड गैस 13,000 करोड़, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 13,000 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग 12,000 करोड़ और रियल एस्टेट सेक्टर 7,000 करोड़ रुपए। वहीं समिट से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक भी ली थी, जिसमें सीएम ने 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं के कस्टमाइज्ड पैकेज को मंजूरी दी। इससे 32,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीआईआई की बैठक को भी गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। बहरहाल देखा जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि प्रदेश का विकास हो, जिसके लिए वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि प्रदेश हर क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो विकास की बयार बह रही